नमस्कार दोस्तों। एक डिमांड आई थी कि मैनुअल्स को मैनुअल के आधार पर ही पढ़ाया जाए, यानी कि इसे समराइज करके नहीं, इन डिटेल्स में मैनुअल को साथ लेकर के, ताकि जब कोई इसे पढ़े तो वो सिमिलर पैटर्न में पढ़ पाए जैसे कि मैनुअल में दिया हुआ है। तो आइए इस बात का ध्यान रखते हुए हम मैनुअल्स को बिल्कुल ही मैनुअल के तरीके से ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा कि किस प्रकार से इसमें से सवाल पूछे जाते हैं आपसे और क्या-क्या सवालों के जवाब आपको याद होने चाहिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि यह चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में पेट्रोलिंग ऑफ द रेलवे लाइन्स के बारे में कहा गया है, यानी कि हमें रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग करनी है। पेट्रोलिंग की क्यों की जाती है? पेट्रोलिंग इसलिए की जाती है ताकि हम रेलवे ट्रैक को सेफ रख सकें, उस पर चलने वाली गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो पैरा है, दैट इज टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग आर इन वोग। अच्छा, यहाँ पर एक अंग्रेजी का एक वर्ड दे दिया गया है, वोग। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये हो गया कि प्रचलन में कौन कौन सी पेट्रोलिंग अभी इस्तेमाल की जा रही है, यानी कौन कौन से पेट्रोलिंग अभी प्रचलन में है। तो कुल मिला के प्रचलन में अभी तक 6 पेट्रोलिंग है। तो एक आपको ये याद रखना है कि पेट्रोलिंग के कुल प्रकार कितने हैं, कुल कितने प्रकार की पेट्रोलिंग की जाती है। तो सबसे पहला है कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग। यह पेट्रोलिंग सालों भर चलती है। यह अकेली पेट्रोलिंग है जो कि 365 दिन चलाई जाती है। तो कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है गैंग पेट्रोलिंग ड्यूरिंग एबनॉर्मल रेनफॉल। यहाँ पर आप देखेंगे ये मौसम आधारित हो गया। पहला जो है कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग चलेगी ही चलेगी। दूसरी ये जो गैंग पेट्रोलिंग है, यह सिर्फ एबनॉर्मल रेनफॉल और स्टॉर्म के केसेस में, जब काफ़ी तेज वर्षा आंधी तूफान आती है, उस समय इसे गैंग मेट के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, इसलिए, और इसमें गैंग के सभी स्टाफ को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, इसलिए इसे गैंग पेट्रोलिंग कही जाती है। इसके बाद आती है मॉनसून पेट्रोलिंग। यह भी देखिए मॉनसून आधारित है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं यह बरसात के मौसम में चलाई जाने वाली पेट्रोलिंग है। तीसरा भी मौसम आधारित है, जैसे कि ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में की जाने वाली LWR या CWR की पेट्रोलिंग। यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि यह पेट्रोलिंग सिर्फ LWR और CWR वाले ट्रैक में ही चलाई जाएगी, न कि SWR और फ्री रेल के ट्रैक में। इसके बाद आती है वॉचमैन एट वल्नरेबल लोकेशंस। वे लोकेशंस जहाँ पर कि किसी कारणवश, पूर्व के कारणोंवश या विशेष परिस्थितियों बस कोई ट्रैक का ऐसा लोकेशन जो वल्नरेबल घोषित कर दिया गया है, डीएनएस के द्वारा वल्नरेबल की उसकी घोषणा कर दी गई है पीछे के इतिहास को देखते हुए, तो ऐसे स्थानों पर वॉचमैन 24 आवर्स के लिए लगाया जाता है, ताकि अगर किसी प्रकार की परेशानी वहाँ पर या किसी प्रकार का डिफेक्ट अगर वहाँ पर दिखे तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। और छठे टाइप की पेट्रोलिंग होती है सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूरिंग सिविल डिस्टर्बेंस एंड स्पेशल ओकेजन्स। यह पेट्रोलिंग भी विशेष परिस्थितियों में लगाई जाती है, जब सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का सिविल डिस्टर्बेंस हो या कोई स्पेशल ओकेजन्स हो, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर पार कर रहे हो किसी गेट के ऊपर से, या रेलवे ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक जो हमारा है उसी रूट में अगर आ जाता है, तो इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में सिक्योरिटी पेट्रोलिंग रखी जाती है। या तो सामाजिक किसी प्रकार का विद्वेष होने के कारण से आसपास में सिविल डिस्टरबेंस हो गया हो, दंगे हो गए हो, फसाद हो गया हो, तो वैसे केसेस में रेलवे एक अनसेफ पोजीशन में जाती है। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी प्रकार का दंगा फसाद या सिविल डिस्टरबेंस होती है तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? रेलवे ट्रैक पर ही आते हैं। रेलवे ट्रैक में चाबियां निकाल देंगे, ER से निकाल देते हैं, फेस प्लेट खोल देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं की जाती है। तो इन घटनाओं से बचने के लिए, और इन अगर ये घटनाएं हो भी जाती है तो कम से कम हम अपने रेलवे ट्रैक को या
ट्रेन को सुरक्षित हम संभाल सकें, इसलिए ये पेट्रोलिंग कराई जाती है। तो इसमें से कुछ विशेष सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कौन सा पेट्रोलिंग 365 दिन किया जाता है, तो दैट इज कीमेंस पेट्रोलिंग। विशेष परिस्थितियों में भारी वर्षा के टाइम में या भारी तूफान के टाइम में जो बारिश पेट्रोलिंग की जाती है, दैट इज गैंग पेट्रोलिंग। बरसात के समय में जो बरसात का नॉर्मल पेट्रोलिंग होती है उसे बोलते हैं मॉनसून पेट्रोलिंग। और ठंडी और गर्मी के पेट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ LWR और CWR रेलवे ट्रैक्स में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से सवाल में ऐसा पूछ दिया गया कि SWR ट्रैक में हॉट वेदर या कोल्ड पेट्रोलिंग की जाती है या कि नहीं की जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ हॉट वेदर पेट्रोलिंग और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस या LWR वेल्डेड रेल में की जाती है। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि पेट्रोलिंग कुल 6 प्रकार की आपको बताई गई, लेकिन जो रेलवे ट्रैक LWR या CWR ट्रैक नहीं है, वहाँ पर तो ये हॉट वेदर और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग होगी नहीं, तो वहाँ के लिए यह पेट्रोलिंग सिर्फ 5 प्रकार की ही हो पाएगी। ऐसा नहीं कि सभी पेट्रोलिंग हमें करनी ही है, आवश्यकता अनुसार से हम इन पेट्रोलिंग को कर सकते हैं। तो वर्तमान में प्रचलन में अभी कुल 6 पेट्रोलिंग्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आएंगे। क्या क्या सवाल आपसे इससे पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग, जो अभी हमने बात की थी। कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग, चलिए मैं आपको इसको पढ़ता हूं और फिर इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एवरी पोर्शन ऑफ द परमानेंट वे शैल बी इंस्पेक्टेड, दिया हुआ है एवरी पोर्शन ऑफ द परमानेंट वे, यानी कीमेन के क्षेत्राधिकार में जितना रेलवे ट्रैक का पोर्शन दिया गया है उन पोर्शन की बात कर रहे हैं। एवरी पोर्शन ऑफ द परमानेंट वे शैल बी इंस्पेक्टेड डेली ऑन फुट। यहाँ सवाल आता है कि कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग कैसे की जाएगी, तो पैदल चल के की जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार का साइकिल का इस्तेमाल करना, किसी व्हीकल्स का इस्तेमाल करना या बाइक का इस्तेमाल करना गलत है। बाय द कीमेन ऑफ द बिट इन विच द पोर्शन ऑफ ट्रैक फॉल्स। क्लियरली इसमें कहा गया है कि कीमेन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जो ट्रैक हैं उनकी पेट्रोलिंग करेगा, पैदल चल के करेगा, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडेड दैट का मतलब हो गया कंडीशन लगाया गया है, जैसे इफ कहते हैं ना कि यदि ऐसा होगा तो प्रोवाइडेड दैट द इंटरवल बिटवीन सच इंस्पेक्शन में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इशूड बाय द चीफ इंजीनियर बी इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर देखा जा रहा है सामान्यतः इसमें क्या लिखा हुआ है, कीमेंस की डेली पेट्रोलिंग है, ठीक है। कीमेंस की क्या है, डेली पेट्रोलिंग है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि चीफ इंजीनियर अगर चाहें तो इस इंटरवल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके 2 दिन भी किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कीमेन की पेट्रोलिंग डेली की जा सकती है या 2 दिनों में एक बार भी की जा सकती है। तो सामान्यतया यह एक दिन में एक बार की जाती है, लेकिन यह 2 दिनों में भी एक बार की जा सकती है और इसके लिए अनुमोदन या जो परमिशन है वो चीफ इंजीनियर का होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनके सिर्फ कह देने से ये चीजें मिल जाएगी, कुछ कारण होगा तभी ऐसा कर पाएंगे वे। इन द केस ऑफ अ स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ लाइंस विद लाइट ट्रैफिक एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रैफिक, यानी कि उन सेक्शनों पर ही ऐसा किया जा सकता है जहां पर कि गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और ट्रैफिक जो है वो फ्रीक्वेंटली वहां पर नहीं आती है, यदा कदा वहां पर बहुत कम गाड़ियां चलती है। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि कीमेन सेल प्रेफरेबली बी प्रोवाइडेड विद अ जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। अभी आपने देखा होगा कि सभी कीमेंस को जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस दिया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस होती है। इस डिवाइस से सीधे सैटेलाइट को कनेक्ट कर दिया जाता है और सैटेलाइट आपके जियो लोकेशन को उस सिस्टम में रिकॉर्ड करता रहता है और उसमें एक सिम डाली जाती है। सिम का उद्देश्य होता है डेटा ट्रांसफर करना। तो उसमें रिकॉर्डेड डेटा को सिम जिस भी सर्वर से कनेक्टेड है उस सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी के सर्वर पर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ से वो सारा डेटा मॉनिटर किया जाता है कि आप किस जियो लोकेशंस पर आप किस वक्त थे, कहाँ पर आप कितनी देर रुके,
कितनी देर आपने चला, कितनी स्पीड थी, इन सभी बातों को रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसे कि बाद में भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य जो था वह था कि टू मॉनिटर कीमैन्स मूवमेंट सो एज टू इंश्योर पेट्रोलिंग। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कीमैन पर नजर रखी जा सके कि वो इफेक्टिवली अपनी पेट्रोलिंग का काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो इस दूसरे पैरा में जो महत्वपूर्ण सवाल थे, वो पहला सवाल था कि कीमैन पैदल पेट्रोलिंग करेगा, निश्चित तौर पर अपने बीट में ही करेगा। दूसरा, यह इंस्पेक्शन 2 दिनों में एक बार हो सकता है। कब हो सकता है? सी के अप्रूवल से हो सकता है। किस केस में हो सकता है? जहां पर की जो लाइन है या सेक्शन है वो लाइट और इनफ्रीक्वेंट वहाँ ट्रैफिक है, तो सी चाहे तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह होगा। इसके बाद था कि हर एक कीमैन्स को कौन सा डिवाइस दिया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए उसको, तो उसके ऊपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस दिया गया है ताकि उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके और पेट्रोलिंग इफेक्टिवली किया जा सके। अगला पॉइंट है गैंग पेट्रोल ड्यूरिंग एबनॉर्मल रेनफॉल। जैसा कि आपसे पूर्व में बात की थी कि इसकी खासियत ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल रेनफॉल और स्टॉर्म के केसेस में यह पेट्रोलिंग की जाती है। इन द इवेंट ऑफ एबनॉर्मल रेनफॉल और स्टॉर्म ड्यूरिंग डे और नाइट, अब यहाँ पर देखेंगे, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, यानी कि गैंगे या तो सेक्शन में काम कर रही हो उस समय भी, और या नहीं तो जब वो काम नहीं भी कर रही है उस समय भी, अगर एबनॉर्मल रेनफॉल या स्टॉर्म आती है तो उस समय गैंगमेट क्या यह दायित्व बनता है ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि एबनॉर्मल रेनफॉल या स्टॉर्म आ रही है या उसकी संभावना है या हो चुकी है, तो उस ड्यूरेशन में मुख्यतः तो है कि एबनॉर्मल रेनफॉल की संभावना तो कुछ है नहीं, जैसे वो परिस्थितियां आ चुकी होगी, तेज हवाएं चलनी होगी, काफ़ी तेज बारिश भी हो रही होगी, तो उन्हें इस बात को समझ में आ जाता है कि यह एबनॉर्मल रेनफॉल या स्टॉर्म की कैटेगरी में है अथवा नहीं है। तो उन्हें क्या करना होता है? उन्हें ऑर्गेनाइज पेट्रोलिंग ओवर द लेंथ अफेक्टेड, जितने उनके गैंग लेंथ में, जितनी दूरी में अगर इस प्रकार की रेनफॉल और स्टॉर्म होने की संभावना है तो वो अपने इनिशिएटिव्स से पेट्रोलिंग की शुरुआत करा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरी पेट्रोलिंग चल रही होगी तो उसमें उन आदमियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेट्रोलिंग इफ एनी बीइंग डन, अगर वहाँ पर पहले से कोई पेट्रोलिंग चल रही हो उसके एडिशन में यह करना है। यह इंपॉर्टेंट समझना आपको जरूरी है। पहला तो है कि एबनॉर्मल रेनफॉल या स्टॉर्म को पहचानना। दूसरा, मेट अपने साथ अपने आप ही इनिशिएटिव्स ले सकते हैं अपनी समझबूझ के आधार पर। जितने सेक्शन में उनका प्रभावित होगा उतने ही दूरी में पेट्रोलिंग करानी है। इसके अलावा अगर कोई पेट्रोलिंग उस सेक्शन में पहले से चल रही है तो उसे हटाना नहीं है या उसके मैन पावर को यूटिलाइज नहीं करना है, वरन क्या करना है, हमको अलग से और पेट्रोलिंग ऐड करनी है। अब देखते हैं आगे कि दिस पेट्रोल शुड बी इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल कन्फाइन इट्स इंस्पेक्शन टू नोन पॉइंट ऑफ डेंजर, जैसे कि कटिंग है, कल्वर्ट है, जहां पर कि स्कोर होने की संभावना है, बैंक जो कि टैंक्स के द्वारा अफेक्टेड होने वाले हैं, जहां के पहले से ब्रीचेज हुए हों या ब्रिज अप्रोच हो, इन सब जगहों पर। तो इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल कन्फाइन इट्स इंस्पेक्शन टू नोन पॉइंट्स ऑफ डेंजर, जैसे कि कटिंग, कल्वर्ट जिन्हें की कटने की संभावना है, बैंक्स अफेक्टेड बाय द टैंक्स जिस पर कि ब्रीच या होने की संभावना है, या ब्रिज अप्रोचेज हों, तो ऐसी जगहों पर तो अवश्य ही चलाए जाने चाहिए। इन केस ऑफ हाई विंड, अगर काफी तेज हवाएं चल रही हो तो द पेट्रोलमैन शुड इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द ट्रैक लाइकली टू बी फाइंड बाय फॉलिंग ऑफ द ट्री। अगर तेज हवाएं चल रही है तो इस बात का ध्यान रखना है, हमें खासतौर पर यह पता होता है अपने सेक्शन में कि कहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं,
तो उन पेड़ों वाले क्षेत्रों में जो कि जिसके गिरने से ट्रैक इन्फ्रिंज हो सकता है, उस सेक्शन के तो खास तौर पर हमें पेट्रोलिंग करनी है और उन सेक्शंस का खास हमें ध्यान रखना है। Arrangement exists with Meteorological Department of the Government of India for sending electronic communication regarding warning wherever a storm, gales or heavy rainfall is expected। देखिए यहाँ पर हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है सरकार का, भारत सरकार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वह भी इस प्रकार की वार्निंग की सूचना भिजवाते हैं। ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए हमारे पास कि उनकी सूचनाएं हम तक आ सके। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जैसे ही उनकी तरफ से हमें सूचना कंट्रोल के द्वारा हमको प्राप्त होती है, जो सूचनाएं आएगी वो हमारे इंजीनियरिंग कंट्रोल या ट्रैफिक कंट्रोल में आती है। तो अगर इस प्रकार की सूचनाएं जैसे ही कंट्रोल के थ्रू प्राप्त होती है, तो उस समय जो जेई अथवा एसएससी पीवे हैं, वह क्या करेंगे, वह मॉनसून पेट्रोलमैन को इस संबंध में एडवाइस करेंगे। ध्यान रखना है, जैसे ही इस प्रकार का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तूफान की सूचना मिलती है, जेई एसएससी पीवे का यह कर्तव्य बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना मिलने के बाद क्या होगा, तो सूचना मिलने के बाद जेई अथवा एसएससी पीवे अपने मॉनसून पेट्रोलमैन को इस बात की सूचना देंगे, वॉचमैन को भी सूचना देंगे, गैंगमेट्स को भी सूचना देंगे, ताकि वो क्या रहें, विजिलेंट रहें, एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें और प्रिपेयर्ड रहें, इंट्रोड्यूस पेट्रोलिंग एज नेसेसरी। ऐसा नहीं कि सूचना प्राप्त होते ही हमें पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि हमें सरकार के द्वारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से यह सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होने के बाद हमें यह सूचना, जो हमें का मतलब है कि हम फील्ड में जो मेट हैं या वॉचमैन हैं या पेट्रोलमैन हैं, अगर हमें यह सूचना हमें मिलती है अपने जेई अथवा एसएससी पीवे के द्वारा, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर्ड रहने का मतलब है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन पावर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सब चीज़ को बिल्कुल जांच करके रेडी रखना है। कौन कहाँ जाएगा, अलर्ट रहेगा, फ़ोन पे मैसेज पाने पर तुरंत उपलब्ध रहेगा। ये सभी तैयारी हमको कर लेनी है, ठीक है। बाकी जब इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल देखिए पूछा जाता है कि बीट लेंथ जो होती है गैंग पेट्रोलिंग की, वो उतनी ही होती है जितनी कि मॉनसून पेट्रोलमैन की होती है। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है कि जो गैंग पेट्रोल की जो बीट होगी वो कितनी होगी। तो जितनी पेट्रोल की बीट मॉनसून पेट्रोलमैन की होती है उतनी ही होती है। अब सवाल आता है कि मॉनसून पेट्रोलमैन की बीट कितनी होती है, तो चलिए जब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो डिटेल से सीखेंगे। अभी तो आप ये याद रखें कि गैंग पेट्रोलमैन की बीट उतनी ही होती है जितनी कि मॉनसून पेट्रोलमैन की होती है। तो जो भी मॉनसून पेट्रोलमैन का बीट होगा उतना ही हम गैंग पेट्रोलमैन का बीट रखेंगे, या पहले से डिफाइंड हमारे पास रहता है कि मॉनसून चार्ट के हिसाब से मॉनसून पेट्रोलमैन की बीट कितनी रहती है। अब आइए मॉनसून पेट्रोलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि मॉनसून पेट्रोलिंग की जितनी बीट होगी उतनी ही गैंग पेट्रोलिंग की होगी। मॉनसून पेट्रोलिंग कब किया जाता है? मॉनसून के दौरान में किया जाएगा, स्वाभाविक तौर पर है। सर्टेन सेक्शन ऑफ द रेलवे लाइन एज मे बी स्पेसिफाइड शैल बी पेट्रोल्ड टू डिटेक्ट डैमेज बाय द फ्लड। मॉनसून पेट्रोलिंग डीएंस के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किस सेक्शन में पेट्रोलिंग की जाएगी, और जो जो सेक्शन आइडेंटिफाइड है मॉनसून पेट्रोलिंग के लिए, उन सेक्शनों में मॉनसून पेट्रोलिंग की जाती है। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि हम फ्लड के कारण हुए डैमेज को पता लगा सकें, ब्रीचेज अगर कोई हो तो पता लगा सकें, किसी प्रकार सेटलमेंट तो नहीं हुआ है, स्लिप्स नहीं हुआ है, स्कॉर्स नहीं हुआ है, और वहाँ पर हमको, ताकि हम तुरंत क्या कर सकें, उस रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट कर सकें, वहाँ के चलने वाली ट्रेनों को प्रोटेक्ट कर सकें, जो जैसे में रिक्वायरमेंट है या एक्शन ले सकें। तो मॉनसून पेट्रोलमैन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें डैमेज किसी भी कारण से हो, चाहे फ्लड के कारण से हो, ब्रीचेज हो जाए, ठीक है, फ्लड के कारण ब्रीचेज हो सकते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, स्लिप से स्कॉर हो जाता है, बरसात के टाइम में तो यही सारी चीज़ें होगी। तो इन सब के कारण होने के कारण ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो ट्रैक है वो अनसेफ
में ऐसी स्थिति आ जाती है, अचानक चेंजेज आ गया है, तो उस कंडीशन में जेई अथवा एसएससीपी वे उस जो कंसर्न सेक्शन के हैं वो अपने तरफ से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या नहीं तो जो पेट्रोलिंग चल रही है, मानसून पेट्रोलिंग चल रही है, जो पीरियड दिया हुआ है, मान लिया जाए कि वह पीरियड एक खास 1 से लेकर के 22 महीने तक दिया हुआ है, तो उसके बाहर भी वो अगर चलाना चाहते हैं स्टिपुलेटेड डेट से तो वो चला सकते हैं, परंतु इसकी सूचना उन्हें कंसर्न अथॉरिटी को देनी होगी कि हम इस मानसून पेट्रोलिंग को कंटिन्यू रख रहे हैं निर्धारित तारीख से अलग। अब सवाल आता है कि जो पेट्रोल चार्ट है, जैसे कि डीएन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये सवाल तो आपको आएगा परीक्षा में कि पेट्रोल चार्ट का प्रिपरेशन कौन करता है, तो यह डीएन करते हैं। डीएन ने पेट्रोल चार्ट प्रिपेयर कर लिया। अब पेट्रोल चार्ट डीएन के द्वारा प्रिपेयर हो जाने के बाद में इसका हमको क्या करना है, इसे इशू करना है कहाँ पर, हर एक सेक्शन में जहाँ पर कि मानसून पेट्रोलिंग चालू होनी है, क्योंकि पेट्रोल चार्ट उसी सेक्शन के बनाए जाएंगे जहाँ पर कि पेट्रोलिंग करनी है, तो उसी सेक्शन में पेट्रोल चार्ट भेजे भी जाएंगे। ठीक है, और पेट्रोल चार्ट बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है ट्रेन की टाइमिंग, टाइम टेबल में जो ट्रेन की टाइमिंग दी हुई होती है उसका हमको ध्यान रखना होता है। इसमें जो पेट्रोल चार्ट बनाया जाता है उसमें किन बातों का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, तो जिन प्रिंसिपल्स का हमको ध्यान रखना है पेट्रोल चार्ट को बनाते समय उसको आइए एक एक देखते हैं। पहला कि सामान्यतः तो पेट्रोलिंग एक ही पेट्रोलमैन के द्वारा की जाएगी, यानी नॉर्मल जो हम पेट्रोल चार्ट बनाते हैं उसमें हम इंडिविजुअल पेट्रोलमैन के लिए, यानी एक पेट्रोलमैन के साथ, सिंगल पेट्रोलमैन के साथ हम इसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में जिन रीजन्स में डेंजर्स होते हैं, जैसे कि आसपास से जंगली जानवर आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं, लूट मार की संभावना होती है, तो उन सेक्शनों में वहाँ पर एडिशनल, जैसे घाट सेक्शंस हो गए, सबर्बन सेक्शंस हो गए, या जो भी इस प्रकार के स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग कौन बना रहे थे, डीएन्स के द्वारा। लेकिन अगर डबल करना है, पेट्रोलिंग अगर पेयर में करना है, तो इसकी परमिशन सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के द्वारा दी जाएगी। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, पेट्रोल चार्ट कौन बना रहा है, डीएन, एक आदमी डीएन, क्योंकि नॉर्मली एक ही आदमी है, पर अगर पेट्रोल चार्ट में अगर हमें 2 आदमी का प्रोविजन करना है या पेट्रोलिंग हमें 2 आदमी का प्रोविजन करना है, तब इसका अप्रूवल सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के पास लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। कभी ये ना समझें कि एक आदमी भी डीएन लगा सकते हैं, चूंकि पेट्रोल चार्ट बना रहे हैं तो 2 आदमी वही लगा सकते हैं, नहीं, पेट्रोल चार्ट तो डीएन बनाएंगे और नॉर्मल में वो एक ही आदमी रखेंगे। लेकिन अगर डीएन से को ऐसा लगता है कंडीशंस के आधार पर कि यहाँ पर 2 आदमी की जरूरत है, तो वो इसकी अनुमति सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन से अप्रूवल लेकर के ले सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखने के लिए है कि जितनी भी ट्रेन पैसेंजर है कैरिंग है, यानी जिन ट्रेनों में पैसेंजरों का मूवमेंट होता है, मालगाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी जिसमें कि पैसेंजर की ट्रेवलिंग हो रही है, तो यह ध्यान रखना है कि सनसेट और सनराइज के बीच में, यानी शाम से लेकर के सुबह के बीच में जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें चलती है वह इस पेट्रोलिंग दायरे के अंतर्गत में आ जाए। यानी जो हम टाइमिंग डिसाइड करेंगे पेट्रोलिंग की शाम से लेकर के सुबह तक के बीच में, तो इस बीच में जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें चलती है वो उस मानसून पेट्रोलिंग के बीच में कवर हो जाए, यानी कि जब पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग करता हुआ रहे तभी ये गाड़ियां पास हो जानी चाहिए। तीसरा, बनाने के समय में जहां तक संभव हो, इस शब्द का मतलब होता है कि जहां तक संभव हो कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको इससे ज्यादा सामान्यतः नहीं करना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 अगर है तो किया जा सकता है। तो एज फार एज पॉसिबल ईच ब्लॉक सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए यूनिट। सामान्यतः वो क्या करना है कि एक ब्लॉक सेक्शन को एक यूनिट बना देना है, एक पेट्रोलमैन की बीट बना देना है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पेट्रोलमैन की बीट एक निर्धारित लेंथ से कम या ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में इसे एक यूनिट बनाना है एंड द लेंथ विल बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स।
हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लॉक सेक्शन को एक यूनिट मान लेना है और उस यूनिट को अगर वो लंबा है, अगर हमारी निर्धारित बीट के अंतर्गत में लेंथ में आ जाए तो ठीक है। अगर उस बीट लेंथ से लंबा है तो उससे हम क्या करेंगे, बीट को एक यूनिट ट्रीट करेंगे और उस यूनिट के अंतर्गत में इक्वल बीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि मान ले जो बीट का लेंथ है वो 5 किलोमीटर के करीब में आ जाए। ध्यानपूर्वक यहाँ समझेंगे, यहाँ पर बीट की लेंथ क्या कही गई है कि 5 किलोमीटर के करीब में आ जाए। पहले क्या बोला गया था कि लेंथ जो है पेट्रोल बीट की सामान्यतः 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा गया है कि बीट की लेंथ तकरीबन 5 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत ये आगे पीछे 5 किलोमीटर से हो सकती है। पहले भी बोला गया है कि नॉर्मली एक्सीड मतलब सामान्यतः हम आपको प्लानिंग करते वक्त में 5 किलोमीटर से बीट नहीं रखनी है, पर मान लिया कोई सेक्शन 11 किलोमीटर का है, 10.5 किलोमीटर का है, तो फिर हम सेक्शन को बहुत छोटा तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वर्किंग, क्योंकि उससे अधिक मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो थोड़े बहुत अगर 19-20 होते हैं तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। अब जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं, बीट डिफाइन कर रहे हैं, तो हमको जो टाइमिंग डिफाइन करनी पड़ेगी मूवमेंट, तो उसमें हम पेट्रोल मैन कितना समय में जाएगा और कितना समय में आएगा, तो ये डिफाइन करते वक्त में लेंथ को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 kmph से, ताकि हमको टाइमिंग निकल सके। मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कुछ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर कोई शाम के 9 बजे चल रहा है या रात्रि के 9 बजे चल रहा है, तो वो अगले पॉइंट पर कब तक पहुंच जाना चाहिए, ये कैसे डिफाइन होगा कि कितने समय में पहुंचेगा। हो सकता है किसी की स्पीड ज़्यादा हो, किसी की स्पीड कम हो, तो इसलिए पेट्रोल चार्ट बनाते समय पेट्रोल मैन की स्पीड हम 3 kmph लेंगे और इसके हिसाब से ही उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की टाइमिंग को डिसाइड किया जाएगा। अब बीट आपने बना ली है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेट्रोल मैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 20 किलोमीटर इन अ डे। अब आपने पेट्रोल बीट बना दी है, जैसे कि आपने 4 किलोमीटर की पेट्रोल बीट बनाई है, या 5 किलोमीटर के, चलिए मान लेते हैं 5 किलोमीटर की पेट्रोल बीट बनाई है, तो एक बार वो 5 किलोमीटर गिर गया, फिर वहां से लौट के आया 5 किलोमीटर, तो कुल मिला करके एक राउंड में उसको 10 किलोमीटर हो गया। तो हम उसे एक बार और उसका मूवमेंट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो बीट दिया गया है दैट इज 20 किलोमीटर का दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीट में कोई मिनिमम की बात कहीं नहीं की गई है, मैक्सिमम की बात की गई है। तो जैसे जो 5 किलोमीटर की बीट है, हो सकता है वो छोटा हो, 3 किलोमीटर की बीट हो अगर वो कहीं पर हो, मे बी। तो हमें यह डिसाइड करना है कि उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो राउंड चलाई जाएगी, उसे पेट्रोलिंग जो करनी होगी, उसको जोड़ने के बाद उसकी अधिकतम डिस्टेंस जो उसके द्वारा कवर किया जाएगा वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। थोड़ी 19-20 रहेगी तो चलेगी, क्योंकि नॉर्मली एक्सीड सामान्य
पहले ही बताया गया था कि जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे वो सनसेट और सनराइज के बीच में चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को कवर करते हुए। तो यहाँ पर यह शेड्यूल इस प्रकार का बनाया जाएगा ताकि जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन हैं वह पेट्रोल मूवमेंट के दौरान में कवर्ड हो जाए, so as to minimize the time interval between the patrolling of the bit and passenger of the train, ताकि और जो टाइम इंटरवल है उसी के बीच में ये सारे कवर हो जाए। यानी जो टाइमिंग्स होगी उन टाइमिंग को देख करके ही हमें पेट्रोल बीट बनानी है, पेट्रोल की टाइमिंग बनानी है, ताकि मैक्सिमम कवरेज हमको मिल सके। कुछ समय पहले आप लोग वल्नरेबल लोकेशंस की बात की थी शुरू में चार्ट के टाइम में, जहाँ पर स्टेशनरी पेट्रोलमैन डिप्यूट किए जाते हैं। तो पेट्रोल चार्ट में भी वल्नरेबल लोकेशंस आइडेंटिफाई होने चाहिए, यानी कि वहाँ पर दिखाए जाने चाहिए कहाँ कहाँ पर वल्नरेबल लोकेशंस हैं और जहाँ पर कि स्टेशनरी वॉचमैन पोस्टेड किए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर स्टेशनरी वॉचमैन को पोस्टेड करने की आवश्यकता है वहाँ पर उन लोकेशन को आपको चार्ट पर आपको दिखाना होगा। अब आती है सैंपल पेट्रोल चार्ट अपेंडेड फ्रॉम द गाइडेंस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तब जा करके एक पेट्रोल चार्ट को आपको दिखा देंगे बाद में कि पेट्रोल चार्ट एक्चुअली में कैसा होता है। अभी शुरुआत में हम एक तरह से बोलते हैं कि सैद्धांतिक नियमों को पढ़ रहे हैं, फिर हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि पेट्रोल चार्ट में किस प्रकार से मूवमेंट होती है और इन नियमों को कैसे फॉलो किया जाता है। अब आता है इसके बाद पेट्रोल चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। कब किया जाएगा पेट्रोल चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन? तो निश्चित तौर पर बरसात यानी मॉनसून शुरू होने के पहले की जाएगी। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून रिक्यूजाइट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द पेट्रोल चार्ट शुड बी सप्लाइड बाय द डिविजनल इंजीनियर टू द असिस्टेंट इंजीनियर। डिविजनल इंजीनियर के द्वारा यानी कि मंडल के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर को, एसएससीपीवे इंचार्ज को ये कॉपियां भेजी जाएगी। साथ ही साथ डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर को भी भेजी जाएगी कॉपियां। क्यों? ताकि वो कॉपियां कंट्रोल स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। स्टेशन मास्टर, लोको इंस्पेक्टर्स ऑफ द रनिंग रूम्स, इन सभी जगहों पर पर्याप्त कॉपियां भेजी जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर जा रही है कॉपियां। डिविजनल इंजीनियर के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर को भेजी जा रही है, एसएससीपीवे इंचार्ज को भेजी जा रही है, फिर भेजी जा रही है डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर को भेजी जा रही है, स्टेशन मास्टर को भेजी जा रही है और लोको इंस्पेक्टर जो कि रनिंग रूम के हैं उनको भी भेजी जा रही है। यहाँ पर लोको इंस्पेक्टर को जो ये चार्ट दिया गया है क्या करेंगे उसे? लोको इंस्पेक्टर विल एक्वेंटेड लोको पायलट्स ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। लोको इंस्पेक्टर क्या करेंगे? इस संबंध में लोको पायलट जो पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट्स हैं उनको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि व्हेन दे मे एक्सपेक्ट टू पास पेट्रोलमैन, कि जब वे पेट्रोलमैन को पास कर रहे हों, अगर आप टाइम पर रनिंग है तो, बाई इनवाइटिंग लोको पायलट्स टू लुक आउट फॉर द पेट्रोलमैन। तो इन लोको पायलट्स को ये बताया जाता है कि वह पेट्रोलमैन पर ध्यान रखे, पेट्रोलमैन के मूवमेंट पर ध्यान रखें। एंड इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ सुपरविजन द पेट्रोलमैन भी इज इंट्रोड्यूस। इस प्रकार के जो हमने इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं कि पेट्रोलमैन लोको पायलट जा रहा है तो वो भी बीच बीच में इस चीज़ को देख रहे। तो यह क्या है? एक प्रकार का इमीडिएट और प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ सुपरविजन है, ठीक है, जो पेट्रोलमैन के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द टास्क ऑफ डिस्पैचिंग पेट्रोलमैन एट राइट टाइम। अब बात आती है कि पेट्रोलमैन सब सारी तैयारी हो चुकी है तो पेट्रोलमैन को डिस्पैच करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कौन है रिस्पॉन्सिबल? निश्चित तौर पर जेई अथवा एसएससीबी ने आइडेंटिफाई कर
की स्पीड भी आपको पता है, तो टाइमिंग और स्पीड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो कितना दूर से पहुंचना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आती है पेट्रोल बुक एंड सिस्टमैटिक पेट्रोलिंग। पेट्रोल बुक और सिस्टमैटिक पेट्रोलिंग। पेट्रोल बुक क्या है? पेट्रोल बुक जैसे नॉर्मली बुक्स होते हैं वैसे ही पेट्रोल बुक है, लेकिन थोड़े स्पेसिफिक हैं। तो पेट्रोल बुक में क्या होने चाहिए, जो नंबर ऑफ पेजेज होने चाहिए कम से कम इतने होने चाहिए कि सफिशियंट हो। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन में ख़त्म हो गए, 20 दिन में ख़त्म हो गए, कम से कम सफिशियंट हो ताकि आपको रिक्वायर्ड पेट्रोलिंग के दौरान उसे ऑपरेट किया जा सके। उसे कहाँ रखना है? एक पेट्रोल मैन को पेट्रोल बुक को 3 केस में रखना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी के द्वारा वो भीग सकता है, इसलिए उसे 3 केस में रखना है। ठीक है? हर एक पेट्रोल जो बुक्स होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं। ठीक है? और वो कोरेस्पॉन्ड करते हैं किसके? नंबर ऑफ पेट्रोल बिट से हर एक सेक्शन में। यानी कि ये बुक्स जो हैं वो रिलेट करते हैं किसके? पेट्रोल मैन के साथ रिलेट कर रहे हैं, सेक्शन से रिलेट कर रहे हैं। ऐसा कि कोई पेट्रोल मैन किसी भी दूसरे के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसको दिया गया है उसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट पेज ऑफ द बुक शैल कॉन्टेन द नेम ऑफ द पेट्रोल मैन। अब बुक की पहचान के लिए क्या होगा कि उस पर सबसे पहले पेट्रोल मैन का नाम लिखा रहेगा, उसकी पेट्रोलिंग सेक्शन के किलोमीटर लिखे रहेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक पेट्रोल मैन करना है, और उसके नंबर भी लिखे रहेंगे, पेट्रोल मैन के नंबर भी लिखे रहेंगे। रिमेनिंग पेजेज में क्या हो सकते हैं? रिमेनिंग पेजेज में डेट का कॉलम रहेगा, स्टेशन का कॉलम रहेगा, टाइम ऑफ अराइवल का कॉलम रहेगा, और डिपार्चर का कॉलम रहेगा, और ये कॉलम रहेगा सिग्नेचर ऑफ द स्टेशन मास्टर का। तो डेट लिखा जाएगा, स्टेशन लिखा जाएगा, पेट्रोलमैन किस वक्त आया वो लिखा जाएगा, अगर वो डिपार्ट किया है तो वो लिखा जाएगा, और उसके बाद स्टेशन मास्टर के सिग्नेचर किए जाएंगे। पेट्रोलमैन शैल बी ऑन ड्यूटी एट द टाइम स्पेसिफाइड इन द पेट्रोलमैन। यानी पेट्रोलमैन की ड्यूटी कब से शुरू होगी? पेट्रोलमैन की ड्यूटी तभी शुरू होगी जैसा कि पेट्रोलमैन में वर्णित है, पेट्रोल चार्ट में वर्णित है। पेट्रोल चार्ट में जो टाइमिंग दी हुई है उससे पूर्व में आकर के उसे स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करनी है। द पेट्रोल मैन हुज बीट कमेंसेज या टर्मिनेट एट ए स्टेशन। जैसा कि बताया था कि स्टेशन हो सकता है, ब्लॉक हट हो सकता है, या इंटरमीडिएट स्टेशन भी उस जगह पर दिए गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जिन पेट्रोल मैन का बीट चाहे वो शुरू होता हो स्टेशन पर या टर्मिनेट होता हो स्टेशन पर, उनको क्या करना है? शैल प्रेजेंट द पेट्रोल बुक इन हिज पोजीशन टू द स्टेशन मास्टर या ब्लॉक हट इंचार्ज। तो जब वो ड्यूटी पर आते हैं तो पेट्रोलमैन अपनी बुक को स्टेशन मास्टर या ब्लॉक हट इंचार्ज को सौंप देंगे। अब स्टेशन मास्टर या ब्लॉक हेड इंचार्ज का क्या काम होगा? उनका काम होगा टाइम ऑफ अराइवल उस पर डालना, और अगर वो डिपार्ट कर रहे हैं, डिपार्चर होगा तो डिपार्ट का टाइम डालेंगे।
उसे पीछे नहीं लौटना है, बैठ के इंतजार नहीं करना है, उसे क्या करना है, आगे प्रोसीड कर जाना है। कब तक? जब तक कि वो मिल नहीं जाता। अगर हो सकता है कि आपको पूरे रास्ते में नहीं मिले, तो आपको अगले उस पॉइंट तक पहुंच जाना है जहां तक कि वो स्टेशन उसका समाप्त होता है। द पेट्रोलमैन शुड रिपोर्ट द एब्सेंस ऑफ एनी पेट्रोलमैन फ्रॉम हिज बीट टू द मेट द नेक्स्ट डे। तो इसके बाद इसकी सूचना, अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो इसकी सूचना अगले दिन जमादार को यानी मेट को दी जाती है। वर्तमान में हमारे पास CUG फोन्स पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सभी कीमैन, पेट्रोलमैन और ट्रैकमैन्स को भी दे दिए गए हैं। अब मान लिया कि वो 2 किलोमीटर दूर जाकर के मिला, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले पेट्रोलमैन तो अब 2 किलोमीटर दूर जाके मिला है, चाहे जो भी कारण हो। अब वहां से जब वो वापस लौटेगा तो उसके जो लौटने का समय है, निर्धारित समय है, वो तो एक्सीड कर जाएगा, वो अपने समय पर तो लौट नहीं पाएगा। या कुछ ऐसी घटना घट गई है कि वो अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर नहीं लौट पाता। उस कंडीशन में स्टेशन मास्टर को ये पता नहीं चलता है कि ट्रैक इज सेफ और अनसेफ। तो उस टाइम में स्टेशन मास्टर को क्या करना है? तो अगर पेट्रोलमैन, जो कि निर्धारित समय है, ड्यू टाइम है, अगर वो टर्न अप नहीं होता है इन टाइम और डजंट टर्न अप एट ऑल या आता ही नहीं है, तो स्टेशन मास्टर का कर्तव्य क्या होगा? तो स्टेशन मास्टर या ब्लॉक हेड इंचार्ज विल एडवाइज स्टेशन मास्टर और ब्लॉक हेड इंचार्ज एट द अदर एंड। तो सबसे पहले वो तुरंत दूसरे तरफ के स्टेशन मास्टर को सूचना देगा, ब्लॉक सेक्शन के दूसरे स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचना देगा कि ये पेट्रोलमैन का ये समय था और अभी तक वो नहीं आया है और उसकी वो पहुंचा नहीं है। क्योंकि सेफ्टी तो दोनों तरफ के लिए हो जाएगी। अगर किसी ने भी ट्रेन चला दी और अगर कोई सेक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है जिसके कारण पेट्रोलमैन रिपोर्ट नहीं कर पाया है, तो ट्रेन आने के बाद दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए दोनों स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचना दी जाएगी। और जैसे ही स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है, अब क्या होगा? ये सवाल आता है कि स्टेशन मास्टर क्या करेगा? अगर कोई पेट्रोलमैन टर्न अप नहीं होता है समय पर या आता ही नहीं है, उस कंडीशन में पहला काम जो स्टेशन मास्टर का होगा वो हुआ कि दोनों तरफ सूचना दे दे और फिर दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर क्या करेंगे? कॉशन ऑर्डर सभी ट्रेनों के लिए जारी कर देंगे जो भी उस सेक्शन में एंटर करेंगे। कब तक? Until the patrolman for the other end of the patrol section arrives at the station। जब तक वो आ नहीं जाता है और यह रिपोर्ट नहीं करता है कि एवरीथिंग सही है, यानी सब कुछ सही है, तब तक यह जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे, जो कॉशन ऑर्डर्स हैं वो लगाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलमैन को प्रेफरेबली अभी सभी जगह GPS ट्रैकिंग डिवाइस दी गई है ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके, ताकि अगर वो नहीं पहुंचे हैं समय पर तो क्या कारण है और कहां पर उपलब्ध है, इस बात की मॉनिटरिंग की जा सके।
तो बगैर उसके पहुंचे भी हम उसकी आइडेंटिटी को पता कर सकते हैं कि वो किस लोकेशन पर अभी उपलब्ध है और नहीं आने के पीछे क्या कारण हो सकता है या कितनी दूर पर है वो। अब बात आती है कि मानसून पेट्रोलमैन जब पेट्रोलिंग करेगा तो अपने साथ क्या-क्या चीज लेकर के जाएगा। तो सबसे पहले वन स्टाफ। यहाँ स्टाफ का मतलब हम रेलवे स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं, स्टाफ का बात कर रहे हैं। यह एक प्रकार का रेड फ्लैशिंग रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च हो सकता है या हैंड सिग्नल लैंप हो सकता है। ठीक है, हैंड सिग्नल लैंप ये रात में और दिन में रेड फ्लैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वार्निंग सिग्नल की जगह रेड फ्लैशिंग रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड सिग्नल लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट में, और दिन में अगर इस्तेमाल करना है तो हम रेड फ्लैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके द्वारा वार्निंग सिग्नल दी जाते हैं। यह वार्निंग सिग्नलों की संख्या कितनी होगी? तो ये वार्निंग सिग्नल 3 वार्निंग सिग्नल होने चाहिए, डबल या मल्टीपल लाइंस पर, घाट सेक्शंस पर, सबर्बन्स में, ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरीज में, और 2 वार्निंग सिग्नल होने चाहिए सिंगल लाइन सेक्शन पर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वार्निंग सिग्नल्स की संख्या मानसून पेट्रोलमैन के पास कितनी होती है? सिंगल लाइन पर 2 होती है और डबल या मल्टी लाइन पर कितनी होती है? 3 होती है। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग से आपका क्या तात्पर्य निकला? जो भी लोकल ड्रेस रेगुलेशन के हिसाब से प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग दिए गए हैं, जिसमें कि जो शामिल होंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज होने चाहिए ताकि चोट नहीं लगे, या गम बूट होने चाहिए, क्योंकि इनसे फ़ायदे क्या होते हैं? सांप अगर काट लिया हो या पथरीली ज़मीन पर चल रहे हैं, काफ़ी तकलीफ दे है, तो वहाँ पर पैरों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा सेफ्टी जैकेट होगा, सेफ्टी जैकेट जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको, क्योंकि वे एलिमिनेटेड होते हैं आने वाली गाड़ियों से, वो रिफ्लेक्ट होते हैं ताकि ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई पेट्रोलमैन की मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा बरसात के समय में रेनकोट होने चाहिए, हेलमेट होने चाहिए जिसमें कि हेडलाइट लगा हुआ होना चाहिए। अगर हेलमेट में हेडलाइट नहीं होगा तो पेट्रोलमैन को अलग से टॉर्च पकड़ने के लिए उसे इंगेज होना पड़ेगा। अगर हेलमेट में हेडलाइट है तो इस चीज़ से वो बच सकेंगे और उनके हैंड फ्री रह सकेंगे। अगर हम केरोसिन ऑयल का अगर हमने सिस्टम लगा रखा है, यानी कि हमने जो लाइट के केरोसिन ऑयल से है, तभी मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 2 रेड फ्लैग्स और 1 ग्रीन फ्लैग, जो कि सिर्फ डे पेट्रोलमैन के पास होगा, नाइट पेट्रोलमैन के पास इसकी ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल बुक इन ए टीन केस, पेट्रोल बुक भींग नहीं जाए इसको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक टीन केस बनाया जाता है, और साथ साथ में एक 3 सेल का इलेक्ट्रिक टॉर्च उनको दिया जाता है। विसिल थंडर एक होने चाहिए उनके पास, ताकि सीटी बजा करके उसकी आवाज से सूचना दे सके, और एक हैवरसैक उनके पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि जहां पर पेट्रोलिंग पेयर में की जा रही है, क्या वहां पर जो उपरोक्त सामान है क्या वो डबल होंगे, या जहां पर स्टेशनरी वॉचमैन 2 हैं तो क्या वहां पर सामान भी डबल किए जाएंगे? तो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हमें दूसरे पेट्रोलमैन के लिए कुछ एडिशनल प्रोविजंस हमको देने होंगे, जैसे कि उसके पास एक्स्ट्रा रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च हो, हैंड सिग्नल लैंप हो, व्हिसिल थंडर उसके पास होने चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मिलने चाहिए, एक स्पैनर हो, एक हैमर हो और लाइट क्रोबार इमरजेंसी यूज के लिए हो। सारे डबल नहीं होने चाहिए, पर ये एक इक्विपमेंट से दूसरे वाले पेट्रोलमैन के पास भी होने चाहिए। अब सवाल आता है कि पेट्रोलमैन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो पेट्रोलमैन का सिलेक्शन, जो हमारे पास ट्रैकमैन काम कर रहे हैं, जो ट्रैक मेंटेनर वर्क कर रहे हैं, उसी में से हमको करना होता है। तो ट्रैक मेंटेनर्स में से हमें जो लिटरेट हैं, जो कि नंबरों की पहचान कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस हैं, कुछ लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, जिनको कि इस कार्य का पता है, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, विश्वासी होने चाहिए। ऐसे ट्रैक मेंटेनरों का सिलेक्शन पेट्रोलमैन के तौर पर किया जाना चाहिए और यह सिलेक्शन जेई अथवा एसएससीपीवे के द्वारा किया जाता है। चाहे हमें पेट्रोलमैन का सिलेक्शन करना हो, चाहे वॉचमैन का सिलेक्शन करना हो, उसमें ये 4 गुण होने चाहिए। वो लिटरेट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हो जाना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। चुनते वक्त हमें कितने पेट्रोलमैन चुनने हैं? तो जितने हमें पेट्रोलमैन की ज़रूरत है, उससे दुगने हमें सेलेक्ट करके रखने हैं। ट्वाइस द नंबर रिक्वायर्ड शुड बी सेलेक्टेड टू सर्व एज ए रिलीफ। हमको दुगने रखने हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। उसे रिलीफर में चाहिए या कोई बीमार पड़ गया हो, तो उस प्रकार के चीज़ों के लिए, या किसी को रेस्ट देना हो, तो रेस्ट के समय में दूसरा पेट्रोलमैन जा सके। इसलिए हमें पेट्रोलमैन में जितने हमको रिक्वायरमेंट है, मान लें कि हमें 10 पेट्रोलमैन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 20 पेट्रोलमैन का सिलेक्शन करके रखना चाहिए। अब जो ट्रैकमैन सेलेक्टेड हुए हैं, जिनको कि जेई अथवा एसएससीबी ने सेलेक्ट किया है गैंगों के द्वारा, तो इन सभी ट्रैक मेंटेनर्स को डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के पास विजन टेस्ट के लिए भेजना चाहिए एंड शैल नॉट बी एम्प्लॉयड ऑफ द पेट्रोलमैन अनलेस दे हैव पास द रिक्विजाइट मेडिकल टेस्ट। तो पेट्रोलिंग करने के लिए जो मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वह वर्तमान में जो भी मेडिकल टेस्ट उनको करना है, जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, वो निर्धारित प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से वह मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए। मैनुअल आपके पढ़ेंगे आप जाकर के बाकी के चैप्टरों में, आगे निर्धारित चैप्टर में, तो आपको सबके लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे पेट्रोलमैन का B1 है, कीमैन के लिए B1 कैटेगरी है, मेड के लिए भी B1 कैटेगरी है, और आपको गेट कीपर के लिए A3 कैटेगरी दी गई है, और ट्रॉली मैन के लिए भी A3 कैटेगरी दी गई है। तो जो भी निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उन मेडिकल स्टेशन को फुलफिल करते हुए हमें उनका चेक कराना है। सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय एसएससीपीवे इंचार्ज। अब ये सारा काम हो जाने के बाद एसएससीपीवे इंचार्ज की यह ड्यूटी बनती है कि वह एक सर्टिफिकेट डीएन को थ्रू एडीएन, यानी एडीएन को पहले भेजेंगे, वहां से वो डीएन के पास जाएगा। और यह कब करना है? मॉनसून शुरू होने के 1 महीना पहले, यानी कि जो कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून है उसको 1 महीने पहले ये सारी तैयारी हो गई है, इस चीज की सूचना उनको देनी है।
लेने हैं, कोई घटना घट जाती है, किसी प्रकार का डैमेज अगर देखा जाता है तो पेट्रोलमैन है कैसे कार्य करेगा। तो चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है इंजीनियर त्रिवेंद्र कुमार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें